अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग के पेपर में एमसीक्यूज़ उन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से थ्योरी बनाकर दिए जाते हैं जो हम कर चुके होते हैं या पढ़ चुके होते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को थ्योरी की शक्ल में देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक से ज़ायद ऑप्शन आपको मज़ीद कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। कराची बोर्ड का 2021 का अकाउंटिंग का पेपर है ये, जिसके एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। द नेचर ऑफ सेल्स डिस्काउंट अकाउंट इज। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इसके ऑप्शन हैं 4। पहला ऑप्शन है आपके सामने रेवेन्यू, दूसरा है एक्सपेंस, तीसरा कॉन्ट्रा एसेट्स एंड चौथा कॉन्ट्रा रेवेन्यू। सवाल को दोबारा से समझते हैं कि सेल्स डिस्काउंट जो अकाउंट होता है हमारे पास, उसकी नेचर इन में से कौन से अकाउंट की है। देखिए, रेवेन्यू तो मैं आपको बता चुका हूँ, सवाल में हमने पढ़ा भी है कि सेल्स या इनकम को कहते हैं। एक्सपेंस हमारे पास अखराजात होते हैं। अब रह गए कॉन्ट्रा एसेट्स एंड कॉन्ट्रा रेवेन्यू। कॉन्ट्रा रेवेन्यू आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो रेवेन्यू यानी सेल्स को कम करे। कोई भी ऐसा अकाउंट जो सेल्स को कम कर दे, तो सेल्स डिस्काउंट या सेल्स रिटर्न एक ऐसा अकाउंट है जो सेल्स को कम करता है। तो ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट कहलाते हैं दोनों, सेल्स रिटर्न भी और सेल्स डिस्काउंट भी। इसी तरह से कॉन्ट्रा एसेट्स एक ऐसा अकाउंट होता है जो एसेट्स की वैल्यू को कम कर दे, जैसे कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल को कम करता है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किसी फिक्स एसेट्स की कॉस्ट को कम करता है। तो ये दोनों अकाउंट्स हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट होते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर सेल्स डिस्काउंट की बात की गई है, तो सेल्स डिस्काउंट रेवेन्यू यानी कि सेल्स को कम करता है, तो हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रा रेवेन्यू करेक्ट होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज। ऑप्शन आपके सामने है, नंबर 1 इनकम, नंबर 2 एसेट्स, नंबर 3 लाइबिलिटीज एंड नंबर 4 एक्सपेंसेस। क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। कमीशन अर्नड, कमीशन कमा लिया गया है, बट नॉट रिसीव्ड लेकिन वसूल नहीं किया गया है। इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इनकम के तौर पे, एसेट्स के तौर पे, लाइबिलिटीज़ के तौर पे या एक्सपेंस के तौर पे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब ये हुआ है कि कमा तो लिया है लेकिन रिसीव नहीं किया। इसका मतलब है कि रिसीवेबल है, तो ये कमीशन रिसीवेबल है। और जितने भी रिसीवेबल हमारे पास होते हैं वो सब एसेट्स होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स बैलेंसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने है, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, लेजर, अकाउंटिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस इज कॉल्ड, तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस की लिस्ट कहाँ पर होती है, जर्नल के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, लेजर के अंदर या अकाउंटिंग एक्सपेंस में। ये हम पढ़ चुके हैं। लेजर से हम तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ट्रायल बैलेंस।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट नेचर इज। एक्रूड एक्सपेंसेस की नेचर क्या है? नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लाइबिलिटी, नंबर 3 एक्सपेंस, नंबर 4 रेवेन्यू। अच्छा, मैंने आपको अकाउंट्स जब प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन कर रहे थे तो पढ़ाया था कि एक्रूड अगर एक्सपेंस के साथ लगा हो तो इसका मतलब होता है कि ये पेबल है, देना है, और अगर इनकम के साथ लगा हो तो इसका मतलब है लेना है, रिसीवेबल है। तो यहाँ पर एक्रूड एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है तो ये एक्सपेंस पेबल होगा, इसका मतलब है लाइबिलिटी है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल इज। ऑप्शन आपके सामने है, इनकम, लाइबिलिटी, प्रॉफिट या रेवेन्यू। सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं। द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी होगी बिल्कुल। किसी भी बिजनेस के एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का सम होते हैं। अगर किसी बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू 1 लाख है और उसमें 70,000 के कैपिटल हैं, यानी ओनर की खुद की इन्वेस्टमेंट उसमें 70,000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 उसमें लाइबिलिटी होगी, तो यहाँ पर आंसर होगा लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, रेंट कलेक्टेड इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज। ऑप्शन आपके सामने है, प्रीपेड रेंट, अनअर्न्ड रेंट, रेंट इनकम, रेंट एक्सपेंस। सवाल को समझ लेते हैं। रेंट कलेक्टेड इन एडवांस, एडवांस के तौर पर रेंट को वसूल करना कहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है? प्रीपेड रेंट में, अनअर्न्ड रेंट में, रेंट इनकम में या रेंट एक्सपेंस में? दो बातें आपको याद रखनी होंगी। अगर आप एडवांस देते हो किसी को तो प्रीपेड होता है, और अगर आप एडवांस रिसीव करते हो तो उसे अनअर्न्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम एडवांस कलेक्ट कर रहे हैं यानी कि रिसीव कर रहे हैं, तो इसे अनअर्न्ड रेंट कहा जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज। नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 फिक्स एसेट्स, नंबर 3 इंटेंजिबल एसेट या कॉन्ट्रा एसेट। सवाल को समझ लेते हैं। इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, किस तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है? करंट एसेट की हैसियत से, फिक्स एसेट की हैसियत से, इंटेंजिबल एसेट या कॉन्ट्रा एसेट की हैसियत से? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने है। इसमें देखें कि ये करंट एसेट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इफ नेट प्रॉफिट ऑफ सफदर ट्रेडर्स इज 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज। सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं। इफ नेट प्रॉफिट ऑफ सफदर ट्रेडर्स इज 25%, सफदर ट्रेडर्स का नेट प्रॉफिट 25% है ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 का ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 है, उसका 25% नेट प्रॉफिट है। अब सवाल में पूछते ये हैं कि द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट ये है इन चारों में से। ऑप्शन आपने बताना है 1,250, 3,750,
4,150, 6,250। देखें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 5,000 रुपये। नेट प्रॉफिट उस 5,000 का 25% है, जो कि बनता है 1,250 रुपये। हमें मालूम करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉर्मली जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट हम कैसे मालूम करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है, नेट प्रॉफिट भी पता है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट को लेस कर देंगे। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 5,000 है, इसमें से 1,250 रुपये यानी कि नेट प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,750 रुपये आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। दिस अकाउंट यूजुअली शोज क्रेडिट बैलेंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपके पास रेवेन्यू, दूसरा एसेट्स, तीसरा एक्सपेंस एंड चौथा ड्राइंग। सवाल में पूछते ये हैं कि ये इनमें से कौन सा अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस रखता है। चारों अकाउंट्स को देख लेते हैं हम। एसेट नॉर्मली डेबिट होता है, इसकी नेचर भी डेबिट की है। एक्सपेंस भी नॉर्मली डेबिट होता है, इसकी नेचर भी डेबिट की है। ड्राइंग भी डेबिट होता है, इसकी नेचर भी डेबिट है। सिर्फ रेवेन्यू यानी कि इनकम या रेवेन्यू एक ऐसा अकाउंट है जिसकी नेचर क्रेडिट की है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू। ऑप्शन आपके सामने है नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट लॉस। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट को मिलाकर क्या बनता है, यानी कि दोनों को अगर सम कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो इनमें से क्या बनेगा? नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नेट लॉस। इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ा ही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं नेट सेल्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50,000 है, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने सपोज किया कि 10,000 है, इसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 40,000 आता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम वापस ऐड कर दें तो क्या बनता है वो चेक कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 10,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000, दोनों को ऐड किया जाए तो 50,000 यानी कि नेट सेल्स बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा पहला ऑप्शन यानी कि नेट सेल्स करेक्ट ऑप्शन है।